एडी नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस क्लास में हम ना उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर बात करने वाले हैं जो एसएससी और बैंक एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे इन लंबी लिस्ट को देखकर डर जाते हैं और बस रटने लगते हैं। और रटने से होता क्या है कि एग्जाम में थोड़ा सा भी ऑप्शन घुमा दिया तो कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आज हमारा मकसद रटना नहीं है, बल्कि वर्ड्स की रूट्स यानी उनकी जड़ों और कहानियों को समझना है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला वर्ड है वो है पेनेसिया। और स्टूडेंट्स, ये वर्ड एग्जाम्स में पूरे 15 बार पूछा जा चुका है। 15 बार, यानी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। पेनेसिया का सीधा सा मतलब है रामबाण इलाज, हर समस्या का एक समाधान। अगर इसके रूट वर्ड को देखें तो पैन का मतलब होता है सब कुछ और एकॉस का मतलब इलाज। ओह, यानी ग्रीक माइथोलॉजी की वो देवी पेनाकेया जिनके पास हर बीमारी का इलाज था, वहीं से ये वर्ड आया है। हाँ, हालांकि असली जिंदगी में ऐसी कोई जड़ी बूटी होती नहीं है। सही बात है, असली में ऐसा कुछ नहीं है, पर एग्जाम्स में ये वर्ड बहुत आता है। और इसी तरह समय से जुड़े दो और बहुत जरूरी वर्ड्स हैं, कंटेम्पररी और ऑब्सोलीट, जो 13 बार पूछे गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंटेम्पररी का मतलब तो हो गया समकालीन, यानी वो लोग या चीजें जो एक ही टाइम पीरियड में एक साथ मौजूद हों। लेकिन जो चीज बिल्कुल पुरानी हो चुकी हो और आज उसका कोई यूज ही ना हो, उसको हम ऑब्सोलीट बोलेंगे ना। एकदम सही। ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित, कोई ऐसी टेक्निक या चीज जो फैशन में नहीं है, जैसे कैसेट टेप्स या पेजर आज के टाइम में ऑब्सोलीट हो चुके हैं। और अगर इन ऑब्सोलीट चीजों या किसी इंसान का समय पूरी तरह खत्म हो जाए तो जो आखिरी याद बचती है, जिसे हम कब्र पर लिखते हैं, जिसे हम एपिटैफ कहते हैं, ये वर्ड भी बार बार रिपीट हुआ है। एपिटैफ यानी समाधि लेख। जब किसी को दफनाया जाता है तो उसके टूम्बस्टोन पर लिखे गए शब्द, मतलब बस नाम और डेट नहीं, बल्कि कुछ कहानियां भी। जैसे मैंने सुना है शेक्सपियर ने अपनी कब्र पर छेड़छाड़ करने वालों के लिए श्राप लिखा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्ट्री है। इन्हीं कहानियों से वर्ड्स याद रहते हैं। अब मृत्यु या बदलाव की बात करें तो ये ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी ये इनएविटेबल है। बार बार पूछा गया ये। इनएविटेबल मतलब अटल, जिसे टाला ना जा सके। सही पकड़ा। इनएविटेबल का मतलब नहीं और इवेट करने का मतलब बचना, जिसे बचा ना जा सके। जैसे उम्र का बढ़ना इनएविटेबल है, पर जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उनमें इंसान कमाल कर सकता है। जैसे एम्बिडेक्स्ट्रस होना, ये वर्ड 11 बार आया है। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी उभयहस्त, जो अपने दोनों हाथों का बराबर और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके। सब लोगों को वो 3 इडियट्स मूवी का वायरस प्रोफेसर तो याद ही होगा ना। अरे हाँ, वो दोनों हाथों से एक साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखता था। हाँ, वो एम्बिडेक्स्ट्रस का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि एम्बी का मतलब ही दोनों होता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात एक और वर्ड की है, स्टोइक, जो 12 बार पूछा गया है। स्टोइक मतलब सहनशील व्यक्ति, जो अपने दर्द या तकलीफ में भी कोई इमोशन नहीं दिखाता। बिल्कुल। स्टोइसिज्म एंशिएंट ग्रीस की एक फिलॉसफी है। ऐसा इंसान सुख और दुख दोनों में बिल्कुल शांत रहता है। अब इंसानों से हटकर अगर हम पक्षियों के रहने की जगह देखें तो एवियरी वर्ड 11 बार आया है, जहां बहुत सारे पक्षियों को एक साथ बड़े पिंजरों में रखा जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स को एविस रूट वर्ड पर ध्यान देना चाहिए, जिसका मतलब पक्षी होता है। एग्जाम में अक्सर एवियरी, जो पक्षियों के लिए है, और एपियरी, जो मधुमक्खियों के लिए है, उनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। हाँ, यही छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत इनकोरेजिबल होती है। इनकॉरेजिबल जो 11 बार आया है, इसका मतलब है जिसे सुधारा ना जा सके। कॉरेजर यानी करेक्ट करना, और इन लगने से वो नेगेटिव बन गया, यानी वो शरारती बच्चे या अपराधी जो एक ही गलती बार बार करते हैं। और दूसरी तरफ जिसे सब कुछ पता हो, जिसे किसी सुधार की जरूरत ही ना हो, उसको हम ऑमनिशेंट कहते हैं। ये भी 11 बार रिपीट हुआ है। इसमें ओमनी का मतलब है सब कुछ और साइंटिन का मतलब नॉलेज या जानने वाला। ये वर्ड मोस्टली भगवान के लिए यूज होता है, क्योंकि वही सब कुछ जानते हैं। अब एक और वर्ड है कार्टोग्राफर, जो 10 बार आया है। कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार, जो मैप बनाते हैं। कार्टो मतलब नक्शा और ग्राफ मतलब उसे ड्रॉ करने वाला। क्या इन्हीं लोगों ने दुनिया के महाद्वीपों को पहली बार कागज पर उतारा था? जी, एंशिएंट टाइम में नेविगेशन पूरी तरह कार्टोग्राफर्स पर ही निर्भर करता था। उनका काम बहुत साफ और क्लियर होना जरूरी था। और अगर नक्शा क्लियर ना हो या किसी की हैंडराइटिंग साफ ना हो तो उसको हम इलेजिबल बोलेंगे। ये वर्ड भी 10 बार आया है।
ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ना नामुमकिन हो। हाँ, जैसे एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में बच्चों की कॉपियां कभी-कभी इलेजिबल हो जाती हैं। इसलिए सब लोग अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान जरूर रखें। वरना मार्क्स कट सकते हैं। अब गलतियों की बात करें तो जो इंसान कभी कोई गलती करे ही ना, उसे इनफैलिबल कहते हैं। 10 बार आया है ये वर्ड। फॉलेबल मतलब जो गलती कर सके और इनफैलिबल जो कभी ना चूके। हालांकि असल जिंदगी में ऐसा कोई नहीं होता। पर ऐसा इनफैलिबल इंसान तो सिर्फ एक यूटोपिया में ही मिल सकता है ना। यूटोपिया 10 बार पूछा गया है, जिसका मतलब है आदर्श राज्य, एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी जहां सब खुश हैं। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन जोड़ा आपने। यूटोपिया वर्ड थॉमस मोर ने 1516 में बनाया था। उन मतलब नहीं और टॉपोस मतलब जगह, यानी एक ऐसी जगह जो असल में है ही नहीं। और ऐसी जगह में रहने वाले लोग डेफिनेटली अल्ट्रुइस्ट होंगे, परोपकारी, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं। ये 9 बार आया है। अल्ट्रुइस्ट के साथ एग्जाम्स में अक्सर एक और वर्ड आता है एमेच्योर, जो 9 बार आया है। कई बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझें कि अल्ट्रुइस्ट दूसरों की मदद करता है, जबकि एमेच्योर वो है जो कोई काम पैसों के लिए नहीं, बस अपने शौक के लिए करता है। जैसे शौक के लिए गिटार बजाना। एकदम सही। और शौक और प्रोफेशन की इस बहस से एक नया वर्ड आता है, शॉफर। 9 बार आया है ये, मोटर चालक। और क्या हर गाड़ी चलाने वाले को शॉफर कहा जा सकता है? क्योंकि ड्राइवर वर्ड तो पहले से ही है ना हमारे पास। यही तो एग्जामिनर चेक करता है। कोई भी इंसान गाड़ी चलाए वो ड्राइवर है, लेकिन शॉफर एक प्रोफेशनल है जिसे खास तौर पर प्राइवेट या लग्जरी कार चलाने के लिए नौकरी पर रखा गया हो। समझ गया। अब टाइम और हिस्ट्री के पन्नों को पलटें तो क्रोनोलॉजी वर्ड बहुत जरूरी है, कालक्रम। ये भी 9 बार पूछा गया है। क्रोनोस ग्रीक में समय का देवता है। घटनाओं को उनके होने के टाइम के हिसाब से लाइन में लगाना ही क्रोनोलॉजी है। जैसे हिस्ट्री में कौन सा युद्ध पहले हुआ और कौन सा बाद में। पर अगर किसी को पुरानी इमारतों या बंद जगहों में डर लगे तो उस डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया 9 बार आया है एग्जाम में। क्लॉस्ट्रम यानी बंद जगह और फोबिया यानी डर। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लिफ्ट या फ्लाइट में घबराहट होती है। और जो इन सब डर, पुरानी बंदिशों और रिवाजों को तोड़ दे उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं ना, रिवाज तोड़ने वाला। बिल्कुल। जैसे राजा राममोहन रॉय अपने टाइम के आइकोनोक्लास्ट थे, क्योंकि उन्होंने सदियों पुरानी सोच को तोड़ा था। आइकॉन यानी मूर्ति और क्लैन यानी तोड़ना। और जब कोई ऐसी नई आवाज उठाता है तो शुरू में सोसाइटी को इनऑडिबल लगती है, अश्रव्य। इनऑडिबल यानी जो सुनाई ना दे। 9 बार आया है ये। ऑडियो मतलब आवाज, और इन लगने से वो नेगेटिव हो गया। और अगर आवाज सुनने वाला कोई रूल या कानूनी ना बचे तो देश में अनार्की फैल जाती है। ये 8 बार रिपीट हुआ है। अनार्की मतलब अराजकता। अन यानी बिना और आर्ची मतलब शासन, जहां कोई गवर्नमेंट या कंट्रोल ना हो, कानून पूरी तरह टूट चुका हो। ऐसे माहौल में क्राइम बढ़ता है और जो अपराधी का साथ दे उसे अकम्प्लिश कहते हैं, सह अपराधी। हाँ, जो चाहे मैं जुर्म खुद ना करे पर प्लानिंग या भागने में मदद जरूर करे। कानून की नजर में वो भी उतना ही दोषी है। और जो किसी ईश्वर या कानून पर विश्वास ना रखे वो एथीस्ट होता है। ये वर्ड भी 8 बार आया है। एथीस्ट यानी नास्तिक। थिस्ट होता है भगवान को मानने वाला, और आगे ए लगने से वो नास्तिक बन जाता है। अब इंसानी बिहेवियर के एक बहुत डरावने पहलू की बात करते हैं, कैनिबल। ये 8 बार आया है। नरभक्षक यानी जो इंसान अपनी ही प्रजाति का मांस खाता है। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोलंबस जब कैरिबियन द्वीपों पर गया था तो उसने वहां के लोगों को कैरिब बुलाया था। उसने अफवाह उड़ाई कि वो इंसानों को खाते हैं। वहीं कैरिब बिगड़कर कैनिबल बन गया। वाह, ये तो सच में नई बात थी। अब देश की सीमाओं से जुड़ा वर्ड देखते हैं, एमिग्रेंट। 8 बार पूछा गया है। देश त्यागी, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने जाए। इसको याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। वो एग्जिट वाली ट्रिक है ना? हाँ, एमिग्रेंट ई से शुरू होता है और एग्जिट भी ई से। तो जो बाहर जाए वो एमिग्रेंट, और जो बाहर से हमारे देश में इन करे वो इमिग्रेंट होता है। ये ट्रिक सब स्टूडेंट्स के बहुत काम आएगी। अब आसमान की तरफ देखें तो 10 तरह के तारे मिलकर कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं। नक्षत्रा, कौन मतलब 7 और स्टेला मतलब तारा। और जैसे तारे झुंड में रहते हैं, वैसे ही कुछ इंसान या जानवर भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। उन्हें ग्रेगेरियस कहते हैं। 8 बार पूछा गया है। यानी जो अकेले रहने के बजाय दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद करते हैं वो सब ग्रेगेरियस हैं। ग्रेक्स का लैटिन में मतलब ही झुंड है, पर ऐसी भीड़ में जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है।
ऐसे लोगों को गलबिल कहते हैं। आसानी से धोखा खाने वाला। पर जो इन्हें धोखा देते हैं और बुरे काम करते हैं, क्या वो फेमस हो जाते हैं? वो फेमस नहीं होते बल्कि नोटोरियस बन जाते हैं। ये भी 8 बार पूछा गया है। फेमस होने का मतलब है अच्छे कामों के लिए इज्जत कमाना, पर नोटोरियस का मतलब है बुरे कामों के लिए मशहूर होना। जैसे डाकू या माफिया नोटोरियस होते हैं। और जो सैनिक सिर्फ पैसों के लिए लड़े, उसको मर्सनरी कहते हैं। ये भी 8 बार आया है। किराए का सैनिक। हाँ, ये सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, किसी भी ऐसे इंसान के लिए यूज होता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, बिना किसी नैतिकता के। और अब इंसानों से हटकर थोड़ा जीव जंतु पर आएं, तो एम्फीबियंस वो हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। ये 7 बार रिपीट हुआ है। जैसे मेंढक या कछुआ, क्योंकि एम्फी का मतलब दोनों होता है। अब लिटरेचर की दुनिया का एक जरूरी वर्ड देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी, जो 7 बार पूछा गया है। आत्मकथा। जब कोई अपनी कहानी खुद लिखता है, किसी और की लिखी हुई कहानी तो बस बायोग्राफी होती है, ऑटो लगने से खुद की हो जाती है। सही पकड़ा आपने। अब कुछ साइंस की ब्रांचेस देख लेते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी 7 बार आया है। कीट विज्ञान यानी कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई। एंडोमॉन ग्रीक में कीड़े को कहते हैं। हाँ, और बच्चे अक्सर इसको इटिमोलॉजिस्ट से कंफ्यूज कर देते हैं, जो शब्दों के इतिहास की पढ़ाई होती है। इसलिए सब लोग एग्जाम में स्पेलिंग ध्यान से चेक करें। स्पेलिंग से याद आया, हमारा अगला वर्ड है बुके, जिसमें आखिरी टी साइलेंट होता है। 7 बार आया है ये। गुलदस्ता BOUQUET, फूलों को सजा कर देना। ये वर्ड स्पेलिंग करेक्शन में सच में बहुत आता है। फ्रेंच भाषा के शब्दों में अक्सर आखिरी लेटर साइलेंट ही होता है। अब एक लीगल वर्ड लेते हैं, एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। जब कोर्ट किसी पर लगे आरोप को गलत मानकर उसे आजाद कर दे। एक्स मतलब बाहर और ओनस मतलब बोझ, यानी अपराध के बोझ से उस इंसान को बाहर निकालना। और जब आप बिना किसी बोझ या पहले की तैयारी के स्टेज पर स्पीच देते हैं तो उसे एक्सटेम्पोरे कहते हैं। बिना तैयारी के स्कूल कॉलेज के डिबेट्स में ये एक्सटेम्पोरे राउंड हमेशा ही होता है, जहां टॉपिक तुरंत मिलता है। वापस फूलों पर आए तो जो फूल उगाता या बेचता है उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। फ्लोरा शोभा या फूलों से जुड़ा है। फूल वाला। पर अगर किसी दुकान पर आपको कोई फूल पसंद ही ना आए और आप बस कमियां ही निकालते रहें, तो आपको फैस्टिडियस कहा जाएगा। ढीठ या हठी, जिसे खुश करना लगभग नामुमकिन हो, क्योंकि वो हर चीज में बस परफेक्शन चाहता है। और अगर ये परफेक्शन सेहत को लेकर हो जाए तो इंसान हाइपोकॉन्ड्रियाक बन जाता है, रोग भ्रमी। ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें हल्का सा सर दर्द होने पर भी इंसान इंटरनेट पर सर्च करके खुद को बहुत बीमार मान लेता है। उसको हमेशा डर लगता है। और कुछ लोग बीमार तो नहीं, पर बहुत अच्छे होने का झूठा नाटक जरूर करते हैं। उन्हें हाइपोक्रिट कहते हैं। पाखंडी। एंशिएंट ग्रीक में जो एक्टर्स स्टेज पर मास्क पहनकर एक्टिंग करते थे, उन्हें हाइपोक्रिट्स कहते थे। वहीं से ये वर्ड आम लोगों के लिए बन गया। अब एक ऐसी जगह जहां दिखावा नहीं, असली वैल्यू छपती है, मिंट, जिसे हिंदी में टकसाल कहते हैं। 7 बार आया है ये वर्ड। जहां सरकार अपने सिक्के यानी कॉइन्स बनाती है और सिक्कों की तरह शब्दों को जोड़ने वाले और डिक्शनरी लिखने वाले को लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। शब्दकोश के लेखक, क्योंकि लेक्सिकॉन का मतलब ही डिक्शनरी है। और जब हम पुरानी डिक्शनरी या सिक्के देखते हैं तो अक्सर पुरानी यादों में खो जाते हैं, जिसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टॉस यानी घर वापसी और अलगॉस यानी दर्द। अपने बीते हुए सुनहरे दिन याद करके जो मीठी उदासी होती है, वही नॉस्टैल्जिया है। अब साइंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ओपेक देखते हैं, जो 7 बार आया है। अपारदर्शी, जिसके आर पार रोशनी बिल्कुल न जा सके। ट्रांसपेरेंट का एकदम उल्टा, जैसे लकड़ी या पत्थर। रोशनी से याद आया कि जो लोग अपनी दौलत से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। जनहितैषी, फिल मतलब प्यार और एंथ्रोपोस मतलब इंसान, जो जरूरतमंदों को पैसे दान करें, जैसे रतन टाटा जी एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ऐसे लोग हमेशा दुनिया में उम्मीद देखते हैं, इसलिए उन्हें ऑप्टिमिस्ट भी कह सकते हैं, आशावादी। और जो हर चीज में बुराई देखे वो पेसिमिस्ट होता है। इसके अलावा कुछ शौक थोड़े अलग होते हैं, जैसे डाक टिकट जमा करना। ऐसे इंसान को फिलैटेलिस्ट कहते हैं। स्टैम्प्स इकट्ठा करना एक बहुत ही पुराना और पॉपुलर शौक रहा है। 7 बार ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया है। शौक से आगे बढ़कर अब स्किल पर आएं, तो जिसे कई सारी भाषाएं बोलनी आती हों, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉली यानी कई और ग्लॉट यानी जुबान। अब पानी से जुड़े 2 वर्ड्स देखते हैं,
एक्वेरियम और एक्वाटिक, जो 6 बार आए हैं, इनका रूट वर्ड एक्वा है। एक्वेरियम वो शीशे का टैंक जहां मछलियां रखी जाती हैं, और एक्वेटिक वो जानवर या पौधे जो पानी में रहते हैं। पानी की गहराई से थोड़ा पॉलिटिक्स में चलें तो वर्ड आता है एब्डिकेट, अपना पद छोड़ देना। जब कोई राजा, रानी या बड़ा ऑफिसर अपनी मर्जी से अपनी पावर त्याग दे, और जो राजा सदियों पहले अपनी पावर छोड़ चुके हैं, उनकी खुदाई करके पढ़ने को आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व आचार्य मतलब प्राचीन, और इन सभ्यताओं के पुराने सरकारी डॉक्यूमेंट्स जहां रखे जाते हैं उसे आर्काइव कहते हैं। अभिलेखागार। और जिन्हें इन पुरानी या नई किताबों से बहुत प्यार हो, वो बिब्लियोफाइल होते हैं। पुस्तक प्रेमी। बिब्लियो यानी किताब और फाइल यानी प्यार। और जो किताबों में पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा पढ़े उसे बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब हमारी लिस्ट के आखिरी कुछ वर्ड्स बचे हैं। ब्रिटल, जो 6 बार पूछा गया है। भंगुर, जो चीज हार्ड तो हो पर मोड़ने पर या दबाव पड़ने पर आसानी से टूट जाए, जैसे कांच या सूखे पत्ते। और जब हम इन सभी वर्ड्स को एक लिस्ट में लिख रहे हैं तो उस लिस्ट को कैटलॉग कहेंगे, सूची, चाहे वो लाइब्रेरी की किताबें हों या प्रोडक्ट्स। पुराने जमाने में रेगिस्तान में सफर करने वाले व्यापारियों के ग्रुप को कैरावान कहते थे ना, काफिला। हाँ, जो सुरक्षा के लिए एक साथ ऊंटों पर चलते थे। और हमारे आज की क्लास का आखिरी और थोड़ा सेंसिटिव वर्ड है जेनोसाइड। 6 बार आया है, जाति संहार। जेनोज मतलब नस्ल और साइड यानी हत्या, है वाह? बिल्कुल, जब किसी पूरी जाति या धर्म के लोगों को जानबूझकर मारा जाए। ये वर्ड 1944 में राफेल लेम्किन ने बनाया था, इतिहास के इस दर्द को नाम देने के लिए। ये वर्ड हमें सिखाता है कि भाषा में बस ज्ञान नहीं बल्कि इंसानी इतिहास की पीड़ा भी शामिल है। और बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है, वो है हाइड्रोफोबिया, जिसका अर्थ है पानी से भय या एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। हाँ, इसमें 2 हिस्से हैं जो आगे भी बहुत काम आएंगे। हाइड्रो और फोबिया को अलग करके समझना होगा। तो हाइड्रो का मतलब? हाइड्रो का मतलब पानी होता है और फोबिया का मतलब होता है डर। मतलब जहां भी फोबिया दिखे तो ऑप्शंस में सिर्फ डर वाले अर्थ को ही ढूंढना चाहिए। बिल्कुल सही लॉजिक है। अगला शब्द है इन्विजिलेटर, यानी निरीक्षक। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। इसे हम परीक्षा हॉल के उस व्यक्ति से जोड़ सकते हैं जो हमेशा छात्रों पर नजर रखता है। हाँ, जो एग्जाम्स में गार्डिंग करते हैं। इसके बाद जो शब्द है वो है इररिवोकेबल, यानी अटल। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। मतलब जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, यह एक ऐसा निर्णय या आदेश है जिसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता, एकदम फिक्स। सही है। और इस स्लाइड का आखिरी शब्द है आइटिनरी, जिसका अर्थ है यात्रा कार्यक्रम। अ प्लान ऑफ अ जर्नी। जैसे जब कोई ट्रिप प्लान करते हैं कि कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। उसी पूरे ट्रिप प्लान करने के उदाहरण से इसे आसानी से समझा जा सकता है। एकदम सही एनालॉजी है जी। अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 2 की तीव्र इच्छा जिस पर कंट्रोल ना हो। बिल्कुल, तो जिसे चोरी की तीव्र इच्छा हो वो क्लेप्टोमेनियाक हो गया। अगला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसका अर्थ है हस्तलिपि। A copy of a book या paper written by hand। इसमें अगर छात्र ध्यान दें तो मैन्यू और स्क्रिप्ट का लॉजिक काम करता है। मनु यानी हाथ। हाँ, और स्क्रिप्ट यानी लिखावट, तो जो हाथ से लिखा गया हो वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। बहुत बढ़िया। और अगला शब्द है मिसोजिनिस्ट यानी स्त्री द्वेषी, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। इसमें भी 2 बहुत पावरफुल रूट वर्ड्स हैं। मीजो का मतलब होता है नफरत और गायन का मतलब होता है स्त्री। तो दोनों को जोड़कर स्त्री द्वेषी बन गया। और इस स्लाइड का अंतिम शब्द है नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वन्स ओन किथ एंड किन। इसे बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर हम बहुत सरल शब्दों में परिभाषित करें तो अपने ही रिश्तेदारों या दोस्तों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाना ही नेपोटिज्म है। बिल्कुल। स्लाइड 3। इस स्लाइड में हम लोगों के शौक और एक्शन से जुड़े शब्द देखेंगे। पहला है न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी मुद्रा शास्त्री। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। जी हाँ, इसे कॉइन कलेक्शन के शौक के रूप में बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। कई लोगों को पुराने सिक्के जमा करने का शौक होता है और एग्जाम में इसी से मिलते जुलते ऑप्शंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगला शब्द काफी कॉमन है, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्री। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट। इसमें जो रूट वर्ड है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसमें पेड रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पैर। इसे पेडल से जोड़कर याद रखा जा सकता है। साइकिल के पेडल्स पैर से ही तो चलाए जाते हैं। एग्जैक्टली।
और इसके बाद आता है सैक्रिलेज, जिसका अर्थ है अपवित्रीकरण। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सीक्रेट है। बिल्कुल। और चौथा शब्द एक कलेक्टिव नाउन है, शॉल, यानी मछलियों का समुदाय। A large number of fish swimming together. कलेक्टिव नाउन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सभी छात्रों को इसे हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि मछलियों के झुंड को स्कूल भी कहते हैं, लेकिन शोल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल सही। स्लाइड 4। अब हम देखते हैं सोमनैम्बुलिस्ट को, जिसका अर्थ है नींद में चलने वाला। Someone who walks about in sleep. ये रूट वर्ड्स का बहुत ही रोचक उदाहरण है। सोमनस का मतलब होता है नींद और एम्ब्यूल का मतलब होता है चलना। अच्छा, तो दोनों को जोड़ दिया तो नींद में चलना हो गया। हाँ, जैसे एम्बुलेंस में भी एम्ब्यूल रूट है, जिसका मतलब है चलते रहना। अगला शब्द है टीटोटोलर, पूर्णतया मध्य त्यागी। A person who never takes alcoholic drinks. इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझाया जाता है जो पूरी तरह से शराब से दूर रहता है। इसमें स्पेलिंग का भी छात्रों को खास ध्यान रखना चाहिए। अगला है वर्सेटाइल, यानी सर्वगुण संपन्न। Someone having many skills। जैसे जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, जो गाना भी गा लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं। हाँ, उन मल्टी टैलेंटेड लोगों का उदाहरण ही वर्सेटाइल को डिफाइन करता है। और इस स्लाइड का आखिरी टर्म है वेटरन, अनुभवी। A person who is long experienced. इसे करियर या सेना के लंबे अनुभव से जोड़ा जा सकता है, जो बहुत समय से अपनी सेवा दे रहा हो, जो अपने फील्ड का एकदम उस्ताद हो चुका हो। सही कहा। स्लाइड 5। यहाँ कुछ विज्ञान से जुड़े शब्द हैं। पहला है अकूस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। The scientific study of sound. इसे हम सीधे सीधे फिजिक्स और साउंड के विज्ञान से जोड़ सकते हैं, जहाँ ध्वनि तरंगों की पढ़ाई होती है। एकदम सही। और इसके बाद जो शब्द है वो है एमनीशिया, भूलने की बीमारी। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इसे तो फिल्मों के आम मेमोरी लॉस वाले प्लॉट से जोड़कर बहुत रोचक तरीके से याद किया जा सकता है। बिल्कुल, फिल्मों में हीरो की याददाश्त चली जाती है ना, बस वही एमनीशिया है। अगला शब्द है एनोनिमस, बेनाम या गुमनाम। Whose names are not known. गुमनाम लेखकों या इंटरनेट पर जो गुमनाम पोस्ट्स आते हैं, उनका उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। जहां लेखक का नाम ही नहीं पता होता है। और इस स्लाइड को पूरा करता है एंटीडोट, विषनाशक। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। यानी जहर के असर को काटने वाली दवा के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। सही कहा। जब शरीर में जहर फैल रहा हो तो उसे रोकने के लिए एंटीडोट ही दिया जाता है। स्लाइड 6। यहाँ हम मिलिट्री और ऑफिस से जुड़े कुछ शब्द देखेंगे। पहला है आर्सेनल, शस्त्रागार। A military structure where arms and ammunition are stored. इसे सेना के हथियार रखने के गोदाम के रूप में बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, जहां गोला बारूद सुरक्षित रखा जाता है। अगला शब्द है ऑडिटर, हिसाब किताब की जांच करने वाला। One who makes an official examination of accounts. इसे कंपनियों के फाइनेंस चेकिंग से सीधे जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, साल के अंत में जो ऑडिट होता है वो ऑडिटर ही करता है। अगला शब्द है बाइलिंगुअल, द्विभाषिक। A person who can speak only 2 languages. इसे समझना बहुत सीधा है। बाई का मतलब होता है दो और लिंगुअल का संबंध भाषा से है। तो जो व्यक्ति 2 भाषाएं बोले वो बाइलिंगुअल हो गया। और चौथा शब्द है ब्लास्फेमी, ईश्वर की निंदा। The act of speaking irreverently about sacred things. इस स्लाइड 3 वाले सैक्रिलेज से काफी मिलता जुलता लग रहा है। हाँ, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसे सैक्रिलेज शब्द के साथ तुलना करके समझना चाहिए। सैक्रिलेज में भौतिक अपमान होता है, जबकि ब्लास्फेमी धार्मिक निंदा है, यानी ईश्वर के खिलाफ बुरे शब्द बोलना। शब्दों का अपमान ब्लास्फेमी है। ये बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है। एग्जामिनर यहीं फंसाता है। स्लाइड 7। अब हम प्रोफेशन से जुड़े शब्द देखते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। ये डॉक्टर हूँ, स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीजेस। इस शब्द में कार्डियो रूट वर्ड पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि जहां भी कार्डियो आए उसका संबंध हृदय से ही होता है। बिल्कुल। और अगला है कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक। One who plans the steps and moves in a dance. तो इसे डांस टिप्स बनाने वाले के रूप में एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, जो फिल्मों में डांस सिखाते हैं वो कोरियोग्राफर ही होते हैं। अगला शब्द है कलीग, सहकर्मी। A person that one works with at the same place. ऑफिस या कार्यस्थल के साथियों का जिक्र यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें स्पेलिंग बहुत ट्रिकी होती है, तो सभी को COLLEAGUE अच्छे से याद रखना चाहिए। सही सलाह दी आपने। और इस स्लाइड का आखिरी शब्द है कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा। A group of people who have come together for worship. एक विशेष उद्देश्य, जैसे प्रार्थना के लिए जो एकत्रित भीड़ होती है, उसे ही कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। बिना उद्देश्य की भीड़ को तो बस क्राउड कहेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। स्लाइड 8।
यहाँ पहला शब्द बहुत ब्रॉड सोच वाला है, कॉस्मोपॉलिटन, समस्त संसार का। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ऐसे व्यक्ति की सोच जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। जो सिर्फ एक देश या सीमा तक सीमित ना हो। अगला शब्द है क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। म्यूजियम की देखभाल करने वाले व्यक्ति की भूमिका ही क्यूरेटर की होती है। बिल्कुल। और अगला शब्द है डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स। इसे डिकोड करना बहुत मजेदार है। डेमो का मतलब होता है लोग और ग्राफी का मतलब है अध्ययन। तो लोगों की आबादी का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी हो गया। और फिर है डर्मेटोलॉजी, त्वचा विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। इसमें स्किन केयर और डर्म रूट वर्ड का विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ, डर्म का सीधा मतलब त्वचा से होता है, इसलिए स्किन डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्लाइड 9। इस स्लाइड का पहला शब्द बहुत साधारण लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ड्रॉ, अनिर्णित करना। A game in which no one wins. क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स के टाई होने का उदाहरण देकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबर हो जाए। अगला शब्द है एडिबल, खाद्य। A thing fit to be eaten. खाने योग्य चीजों की पहचान के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है जो शरीर के लिए सुरक्षित हो। सही। और अगला शब्द वोकैबुलरी का बहुत ही शानदार शब्द है एफेमरल, क्षणिक। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसे आजकल की सोशल मीडिया स्टोरीज जैसी बहुत कम समय तक टिकने वाली चीजों से जोड़ा जा सकता है, जो 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाती हैं। हाँ। बहुत ही रिलेट करने वाला उदाहरण है ना? और इस स्लाइड का अंतिम शब्द है एपिलॉग, उपसंहार। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। यहाँ एपी का अर्थ होता है अंत या बाद में, और लॉग का मतलब है बातचीत। तो इन दोनों को समझाकर किसी नाटक या नॉवेल के अंत से इसे सीधा जोड़ा जा सकता है। एकदम परफेक्ट। स्लाइड 10। अब हम कुछ सीरियस शब्दों की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला है फेटल, घातक। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। जानलेवा बीमारियों या दुर्घटनाओं का उदाहरण इसके लिए सबसे सटीक बैठता है, जिनका परिणाम सीधा मृत्यु हो। अगला शब्द है फ्यूजिटिव, भगोड़ा। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। कानून से भागने वाले अपराधियों का संदर्भ यहाँ बिल्कुल सही है। जो न्याय से छुपते फिर रहे हों। और अगला शब्द है ग्लटन, खाऊ या पेटू। वन हु ईट्स टू मच। अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति का मजेदार और याद रहने वाला उदाहरण इसे हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देता है। जो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा खाए। और इस स्लाइड का लास्ट वर्ड है ऑनररी, माननीय। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। बिना वेतन के सम्मान के लिए पद संभालने की व्याख्या ही ऑनररी होती है। जो सिर्फ सम्मान के लिए काम करे, किसी पैसे या वेतन के लिए नहीं। स्लाइड 11। यहाँ प्रकृति से जुड़ा एक खूबसूरत शब्द है हॉराइजन, क्षितिज। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट। सूर्यास्त के समय आसमान और जमीन के मिलने के दृश्य का वर्णन करें तो हॉराइजन बिल्कुल स्पष्ट समझ आ जाता है। वो एक विजुअल इल्यूजन होता है जहां दोनों दूर से मिलते हुए दिखते हैं। अगला है इलिटरेट, निरक्षर। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। साक्षरता के विपरीत स्थिति को इलिटरेट कहते हैं, जो पढ़ लिख ना सके। बिल्कुल। और इसके बाद आता है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। That which cannot be believed. ऐसी चीजें जिन पर भरोसा करना मुश्किल हो। क्रेड रूट का मतलब ही विश्वास होता है। तो इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास ना हो सके। बहुत बढ़िया लॉजिक। और अगला है इंडिफैटिगेबल, ना थकने वाला। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। इसमें क्या ट्रिक लगेगी? इसे फटीग यानी थकान से रिलेट करके समझाया जा सकता है। फटीग यानी थकान। हाँ। इन लगने से इसका मतलब हो गया जो कभी थके नहीं, जो बिना रुके लगातार मेहनत करता रहे। सही है। स्लाइड 12। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। दैट कैन बर्न और कैचेस फायर इजिली। पेट्रोल या गैस के टैंकर पर लिखे चेतावनी संदेश का उदाहरण यहाँ एकदम परफेक्ट है। कैंडिडेट्स को लगता है इन लगा है तो आग नहीं पकड़ेगा, जबकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। यही तो ट्रैप है एग्जामिनर का। अगला शब्द है इंसेटिएबल, लालची। That which cannot be satisfied. ऐसी भूख या लालच जो कभी शांत ना हो सके, चाहे वो पैसे की हो या पावर की। बिल्कुल। और अगला है इंसोम्निया, अनिद्रा। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। ये तो वही रूट वर्ड आ गया वापस। हाँ, फिर से स्लाइड 4 के सोमनोस यानी नींद रूट वर्ड का जिक्र यहाँ आता है। नींद की कमी ही इंसोम्निया है। और इस स्लाइड का आखिरी शब्द लॉ से जुड़ा है, इंटेस्टेट, बिन वसीयत, मरा हुआ। वन हु डाइज विदाउट अ विल। कानूनी रूप से बिना वसीयत छोड़े मृत्यु होने की स्थिति को
इंटेस्टेट कहते हैं। एकदम सही। स्लाइड 13। अब हम इंसानी स्वभाव के शब्द देखते हैं। पहला है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति। A quiet person interested in his own thoughts. एकांत पसंद और शांत स्वभाव वाले लोगों का उदाहरण यहाँ दिया जाता है जो खुद में मगन रहते हैं। और अगला शब्द सिनेमा से है, मैटिनी, अपराह्न का फिल्म शो। ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। दोपहर के समय सिनेमा देखने के शो की व्याख्या ही मैटिनी है। एकदम सही। और इसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है मिसैंथ्रोप, मानवद्वेषी। A person who hates and avoids other people. इसमें फिर से रूट वर्ड्स का जादू है। स्लाइड 2 के मिसो यानी नफरत और एंथ्रोपोस यानी मानव रूट वर्ड को जोड़कर इसे स्पष्ट किया जा सकता है। जो पूरी इंसानियत से नफरत करे। और इस स्लाइड का अंत होता है मोनार्की, राजतंत्र से। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। मॉन का मतलब एक और आर्ची का मतलब शासन के रूप में राजा रानी का शासन, जहां सारी पावर एक ही शासक के पास हो। स्लाइड 14। अब हम अपने सेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। पहला शब्द है ऑबिचुअरी, शोक संदेश। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ। अखबारों में छपने वाले शोक संदेश का जिक्र इसे समझने के लिए काफी है। और अगला शब्द फिर से शासन से है, ओलिगार्ची, अल्पतंत्र। गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसे कैसे डिकोड करेंगे? बहुत सरल है। ओली का मतलब होता है कुछ और आर्ची का मतलब शासन, जब कुछ ही पावरफुल लोगों का शासन हो। समझ लिया। और अगला है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। वन हु इज ऑल पावरफुल। इसमें भी रूट वर्ड बहुत साफ दिख रहा है। हाँ, ओमनी यानी सब कुछ या सर्वत्र और पोटेंट यानी शक्ति को डिकोड किया जाता है इसमें, जिसके पास सारी शक्तियां हों। बिल्कुल। और चौथा शब्द है ऑर्चर्ड, फलोद्यान। ए पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। फलों के बागान का सरल उदाहरण देकर इसे जंगल या फॉरेस्ट से अलग किया जा सकता है, जहां खास तौर पर फलों के पेड़ लगाए जाएं। स्लाइड 15। और ये हमारी आज की अंतिम स्लाइड है। पहला शब्द है पेट्रियट, देशभक्त। ए पर्सन हु लव्स, सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री। देश के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना ही एक देशभक्त की पहचान होती है। बिल्कुल। और अगला शब्द है पोर्टेबल, पीने योग्य। सेफ टू ड्रिंक वाटर। इसे स्लाइड 9 के एडिबल यानी खाने योग्य से तुलना करके आसानी से समझा जा सकता है। एडिबल मतलब खाना और पोर्टेबल मतलब पीना। बहुत ही शानदार कनेक्शन बनाया है यहाँ। अगला शब्द है सूडोनिम, उपनाम। A fictitious name, especially one assumed by an author. लेखकों द्वारा अपना असली नाम छुपाकर किसी अन्य नाम से लिखने की जो प्रथा होती है उसे सूडोनिम कहते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। बिल्कुल सटीक उदाहरण। और आज के गहन विश्लेषण का आखिरी शब्द है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। The scientific study of the mind. दिमाग और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब साइकोलॉजी में ही आता है। तो 121 से शब्द है शीथ, जिसका हिंदी अर्थ है मयान। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ सॉर्ड और नाइफ। इतिहास के पन्नों में या योद्धाओं की कहानियों में इस शब्द का जिक्र बार बार आता है क्लास। राजा महाराजा अपनी तलवार को सुरक्षित रखने के लिए जिस कवर का इस्तेमाल करते थे उसे ही मयान या शीथ कहते हैं। क्लोज टेस्ट में जब किसी युद्ध का वर्णन होता है तो वहां अक्सर ये शब्द रिक्त स्थान में पूछ लिया जाता है। हाँ। अगला शब्द 122 है यूजरर यानी सूदखोर। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। क्लास के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये शब्द लैटिन के यूजरा से आया है। अच्छा। जिसका मतलब ही होता है ब्याज का उपयोग करना। इतिहास या अर्थशास्त्र से जुड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर ऐसे साहूकारों का जिक्र आता है जो अत्यधिक ब्याज दर पर पैसा उधार देकर लोगों का शोषण करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को यूजरर कहा जाता है। सही कहा। और हमारा अगला शब्द 123 है वर्बेटिम, यानी शब्द प्रति शब्द। In exactly the same words as we used originally. यहाँ स्टूडेंट्स को ऑप्शंस में फंसाया जाता है। परीक्षक वर्बेटम और ओरल यानी मौखिक को एक साथ दे देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए क्लास, वर्बेटम लैटिन शब्द वर्बम से बना है जिसका अर्थ है शब्द। हाँ। इसलिए इसका सटीक अर्थ है किसी बात को हूबहू उन्हीं शब्दों में दोहराना बिना एक भी शब्द बदले। अगर किसी पत्रकार ने किसी नेता का भाषण वर्बेटम छापा है तो इसका मतलब है उसने अपनी तरफ से एक कॉमा भी नहीं जोड़ा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण था। इसी लॉजिक के साथ 124वां शब्द देखते हैं, एब्रिविएशन, किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल।
किसी भी बड़े शब्द या वाक्यांश को छोटा करके लिखना ताकि समय बच सके, जैसे डॉक्टर को डीआर लिखना। स्लाइड 2। अब इस स्लाइड पर क्लास हम एब्रीविएशन से जुड़े एक और अहम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। शब्द नंबर 125 है एक्रोनिम, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स। यहाँ काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, यहाँ एब्रीविएशन और एक्रोनिम के बीच का तकनीकी अंतर समझना परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एब्रीविएशन किसी भी शब्द का छोटा रूप है, लेकिन एक्रोनिम तब बनता है जब कई शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द गढ़ लिया जाता है और उसे एक सिंगल शब्द की तरह ही पढ़ा जाता है। जैसे कि नासा। सही उदाहरण, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पहले अक्षरों से बना है, लेकिन हम सब इसे अलग अलग NASA नहीं बोलते बल्कि नासा पढ़ते हैं, इसलिए ये एक एक्रोनिम है। ये नासा वाला उदाहरण काफी सटीक है। क्लास को इससे दोनों का फर्क हमेशा याद रहेगा। इसी तरह मानव जीवन के खास पड़ाव के लिए भी एक विशेष शब्द है 126 अडोलेसेंस, जिसे हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, बचपन और वयस्क होने के बीच का वो समय जब शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। बिल्कुल, और यहाँ अंग्रेजी का एक शानदार सफिक्स काम करता है क्लास। एसेंस का मतलब होता है बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। जैसे कॉन्वेलेसेंस बीमारी से ठीक होने की प्रक्रिया है, वैसे ही एडोलेसेंस एडल्ट यानी वयस्क बनने की प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद है 127 एजेंडा, कार्यसूची, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ये लैटिन शब्द अघेरे से आता है, जिसका अर्थ है क्या किया जाना है। किसी भी फॉर्मल मीटिंग को शुरू करने से पहले जो लिस्ट तैयार होती है कि आज किन मुद्दों पर बात होगी, उसे एजेंडा कहा जाता है। और 128वां शब्द है एलियन, अजनबी या परग्रही, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री और अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। क्लास, ये शब्द सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों वाले अंतरिक्ष के जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश के उस नागरिक के लिए भी कानूनी तौर पर इस्तेमाल होता है जो किसी अनजान देश में रह रहा हो। स्लाइड 3। इस स्लाइड में हम कुछ कानूनी और राजनीतिक शब्दों का विश्लेषण करेंगे जो अक्सर अखबारों के एडिटोरियल पेज पर दिखते हैं। हाँ, 129वां शब्द है एलिमनी, परित्यक्ता पत्नी के लिए गुजारा भत्ता, अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन लीगली सेपरेटेड। जब कानूनी तौर पर पति पत्नी अलग होते हैं तो पति द्वारा पत्नी को जीवन यापन के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो एलिमनी है। इस शब्द को याद रखने का सबसे आसान तरीका इसका रूट वर्ड पकड़ना है, एलिमोनिया, जिसका मतलब होता है पोषण या नरिशमेंट। इसी से एलिमेंट्री कैनाल यानी पचान नाली भी बना है। तो अलग होने के बाद पत्नी के पोषण या गुजारे के लिए दिया गया धन एलिमनी कहलाता है। लॉजिक से याद रखना आसान हो जाता है। अगला शब्द 130 है एम्बिग्युअस, संदिग्धार्थी या अस्पष्ट, केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, यानी कोई भी ऐसी बात जिसके दो या उससे ज्यादा अर्थ निकल सकते हो और जिससे भ्रम पैदा हो। सटीक कहा। इसका रूट वर्ड एम्बी है, जिसका मतलब होता है दोनों, बोथ। जब कोई बात दोनों तरफ इशारा कर रही हो और बिल्कुल स्पष्ट ना हो तो वो एम्बिग्युअस होती है। अब क्लास 131वें शब्द एमनेस्टी पर गौर करें। राज क्षमा, एन ऑफिशियल पार्डन और फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। जब सरकार किसी को माफ कर देती है। हाँ, जब सरकार या राज्य किसी व्यक्ति को, विशेषकर राजनीतिक अपराधों के लिए, आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से माफ कर देता है तो उसे एमनेस्टी कहते हैं। इसका ग्रीक रूट एमनीजिया यानी भूलने की बीमारी से जुड़ा है। मतलब राज्य आपके अपराधों को भूल जाने का फैसला करता है। और इसी राजनीति से जुड़ा 132वां शब्द है एनार्किस्ट, अराजकतावादी, और पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। परीक्षा में जब ये शब्द आता है तो स्टूडेंट्स को आर्च रूट वर्ड खोजना चाहिए। आर्च का मतलब होता है शासक या रूलर, और अन का मतलब होता है बिना, विदाउट। तो एनार्किस्ट वो विचारधारा वाला व्यक्ति है जो मानता है कि समाज में किसी शासक, कानून या सरकार की कोई जरूरत नहीं है। स्लाइड 4। अब मीडिया और समाज से जुड़े शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। 133वां शब्द है एंकर, समाचार उद्घोषक, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। मूल रूप से एंकर
जहाज का वो भारी हिस्सा होता है जो उसे एक जगह रोक कर रखता है। इसी तरह टीवी पर जो व्यक्ति पूरे कार्यक्रम को एक साथ बांध कर रखता है उसे एंकर कहा जाने लगा। क्या बात है, बिल्कुल। 134वां शब्द है एनिवर्सरी, सालगिरह। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। यहाँ एनस यानी वर्ष और वर्टे यानी मुड़ना रूट वर्ड्स हैं। यानी जब साल घूमकर वापस उसी तारीख पर आता है तो वो एनिवर्सरी होती है। अगला शब्द 135 है एंटीपैथी, घृणा या चिढ़। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। ये शब्द बहुत बार सिनोनिम्स में पूछा जाता है क्लास। और इसको साफ करने की चाबी इसके अंदर ही है। पैथोस का मतलब होता है भावना या फीलिंग, और एंटी का मतलब होता है खिलाफ। जब किसी के खिलाफ बहुत गहरी नकारात्मक भावना या नफरत हो तो वो एंटीपैथी है। एकदम क्लियर। अब 136वें शब्द पर आते हैं अपियरी, मधुमक्खियों के पालने का स्थान, अ प्लेस वे बीज आर केप्ट। क्लास अंग्रेजी में अपी एक रूट वर्ड है जिसका सीधा संबंध मधुमक्खियों से होता है। जहां भी किसी शब्द की शुरुआत में अपी दिखे वहां तुरंत मधुमक्खी वाला विकल्प चुन लेना चाहिए। स्लाइड 5। अब भूगोल, विज्ञान और शासन से जुड़े शब्दों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट देखते हैं। 137वां शब्द है आर्चीपेलागो, द्वीप समूह। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड्स। इसका सही उच्चारण आर्चीपेलागो है। इसका मतलब है समुद्र का एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप एक साथ मौजूद हों। जैसे लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार एक आर्चीपेलागो है। सही। 138वां शब्द है एरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। इस शब्द को विखंडित करने पर क्लास अर्थ खुद बाहर आ जाता है। एरिस्टोस का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ या बेस्ट, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। जब समाज के सबसे उच्च कुलीन या रईस वर्ग के लोग सत्ता चलाते हैं तो वो प्रणाली एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। और 139वां शब्द है एसेटिक, तपस्वी, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स। यानी ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सभी सामान्य भौतिक सुखों का त्याग कर देता है और एक बहुत ही कठोर और अनुशासित जीवन जीता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों के लिए यह शब्द एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल ठीक। और 140वां शब्द है एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स। यहाँ एस्ट्रो का अर्थ है तारा या स्टार। सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। स्लाइड 6। क्लास, इस स्लाइड में नंबरिंग में थोड़ा बदलाव है, पर आपको शब्दों पर फोकस करना है। पहला शब्द है वन, बेल, गट्ठा। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कृषि या व्यापार से जुड़े पैसेजेस में ये शब्द दिखता है। जब रुई, कागज या घास को एक साथ मशीन से दबाकर एक बड़ा और टाइट बंडल बनाया जाता है ताकि उसे आसानी से ले जाया जा सके, उसे बेल कहते हैं। दूसरा शब्द परीक्षा के नजरिए से एक रेड अलर्ट है क्लास। 2, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। स्टूडेंट्स, इस शब्द का अर्थ तो याद रखना ही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग BUREAUCRACY परीक्षा में बहुत परेशान करती है। बहुत ज्यादा। ब्यूरो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है डेस्क, और क्रेसी मतलब शासन, यानी वो शासन व्यवस्था जो डेस्क पर बैठने वाले अधिकारियों और क्लर्कों द्वारा चलाई जाती है। एसएससी के स्पेलिंग एरर सेक्शन में EAU को अक्सर गलत तरीके से लिखकर सवाल पूछे जाते हैं। ये एक बेहद काम की टिप है। स्पेलिंग को लिख लिख कर याद करना सबसे बेहतर होता है। तीसरा शब्द है बरो बिल, होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। खरगोश, चूहे या लोमड़ी जैसे जानवर जमीन खोदकर रहने के लिए जो सुरंग या छेद बनाते हैं उसे बरो कहते हैं। और चौथा शब्द है कैलीग्राफर, सुलेखक, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। स्लाइड 7। और इसी पिछले शब्द से जुड़कर अगली स्लाइड का पहला शब्द बनता है 145, कैलीग्राफी, सुलेख, द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। इसका ग्रीक रूट कालोस यानी सुंदरता और ग्राफीन यानी लिखना है। सुंदर लिखने की कला ही कैलीग्राफी है। 146वां शब्द है कार्निवोरस, मांसाहारी, एनिमल्स दैट ईट मीट। क्लास, यहाँ कार्नी रूट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है मांस या फ्लैश, और वोरारे का मतलब होता है निगलना। तो जो मांस खाता है वो कार्निवोरस है।
इसी से कानेज यानी नरसंहार जैसे शब्द भी बनते हैं। 147वां शब्द है कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। कार्ट का अर्थ होता है नक्शा या कागज, तो नक्शे बनाने के पूरे विज्ञान या कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है, और जो इसे बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है। 148वां शब्द है कॉनोसॉर, विशेषज्ञ या परखी। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। ब्यूरोक्रेसी की ही तरह ये शब्द भी स्पेलिंग टेस्ट का फेवरेट है क्लास। फ्रेंच भाषा से आए इस शब्द की स्पेलिंग CONNOISSEUR में डबल N और डबल S आता है। ये वो व्यक्ति होता है जो कला, वाइन या भोजन की बहुत गहरी और बारीक समझ रखता है। स्लाइड 8। अब हम मेडिकल और व्यक्तित्व से जुड़े शब्दों की ओर बढ़ते हैं। 149 है कॉन्वेलेसेंट, बीमारी से ठीक होना। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, वो व्यक्ति जो किसी गंभीर या लंबी बीमारी के बाद अस्पताल से घर आ गया हो और धीरे धीरे ताकत वापस पा रहा हो। 150वां शब्द है क्रेडुलस, भोला भाला। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इजिली। क्लास, इस शब्द में परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है। हाँ, एग्जामिनर्स अक्सर फंसाते हैं इसमें। परीक्षक क्रेडुलस और क्रेडिबल को एक साथ ऑप्शन में देते हैं। क्रेड रूट का मतलब है विश्वास या बिलीव। क्रेडिबल वो है जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी भरोसेमंद, जबकि क्रेडुलस वो इंसान है जो इतना भोला है कि वो बिना किसी सबूत के हर किसी की बात पर तुरंत विश्वास कर लेता है। ये फर्क क्लास को हमेशा याद रखना चाहिए। ये कंफ्यूजन दूर करना वाकई जरूरी था। 191वां शब्द है डॉर्मेट्री, शयनागार। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। स्कूल की हॉस्टल बिल्डिंग में एक ऐसा बड़ा हॉल जहां बहुत सारे छात्रों के सोने के लिए एक साथ कई बेड लगे होते हैं। इसका रूट डॉर्मीर है, जिसका मतलब है सोना या स्लीप। इसी से डॉर्मेंट वॉल्केनो यानी सुप्त ज्वालामुखी भी बनता है। 152वां शब्द है एफेमिनेट, नारी जैसा। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। लैटिन शब्द फेमिना यानी स्त्री से बना ये शब्द उस पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है जिसके हाव भाव, चाल ढाल या व्यवहार में महिलाओं जैसी विशेषताएं ज्यादा हों। स्लाइड 9। ये स्लाइड मनोवैज्ञानिक और संवेदनशील शब्दों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। 153 है ईगोटिस्ट, अहंकारी। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा इंसान जो हमेशा मैं, मेरा करता हो और सिर्फ अपनी ही उपलब्धियों का बखान करता रहे। इस शब्द में भी एक क्लासिक एग्जाम ट्रिक है। परीक्षार्थी अक्सर ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में उलझ जाते हैं। इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि ईगोटिस्ट में जो टी अक्षर है उसे टॉक यानी बात करना समझें। जो सिर्फ अपने बारे में टॉक करता है वो ईगोटिस्ट है। बहुत अच्छी ट्रिक है। 154 है एलिजी, शोक गीत। अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस लमेंट फॉर द डेड। साहित्य में किसी प्रियजन की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए लिखी गई गंभीर कविता को एलिजी कहते हैं। 155वां शब्द है एम्बेजलमेंट, गबन, एन एक्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। ये व्हाइट कॉलर क्राइम से जुड़ा शब्द है। बिल्कुल। जब कोई बैंक कर्मचारी या कंपनी का अधिकारी उस पैसे को धोखे से अपने खाते में डाल लेता है जिसकी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी, तो उस धोखाधड़ी को एम्बेजलमेंट कहते हैं। 156वां शब्द है यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। क्लास, ये एक बहुत ही संवेदनशील, कानूनी और मेडिकल टर्म है। ग्रीक में यू का मतलब होता है अच्छा या गुड और थैनाटोस का मतलब मृत्यु। जब कोई मरीज किसी ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जिसमें सिर्फ असहनीय दर्द बचा हो, तब उसे शांतिपूर्ण और दर्द रहित तरीके से मृत्यु प्रदान करने की प्रक्रिया को यूथेनेशिया कहा जाता है। दुनिया भर की अदालतों में इस पर बहस चलती रहती है। स्लाइड 10। अब आर्थिक स्वभाव और प्रकृति से जुड़े शब्द देखते हैं। 157 है एक्स्ट्रावैगेंट, फिजूल खर्च। अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। ऐसा व्यक्ति जो अपनी आमदनी से बहुत ज्यादा पैसा महंगे कपड़ों, कारों या ऐशो आराम की चीजों पर बिना सोचे समझे उड़ा देता है। 158 है फेटलिस्ट, भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट। ये शब्द फेट यानी भाग्य से बना है। जो इंसान कर्म से ज्यादा इस बात पर यकीन करता है कि सब कुछ पहले से तय है और भाग्य में जो लिखा है वही होगा, वो फेटलिस्ट है। 159वां शब्द है
फ्लोरा, वनस्पति, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों के समूह को फ्लोरा कहा जाता है। इसके साथ अक्सर फौना यानी जीव जंतु का भी प्रयोग होता है। सही कहा। 160th शब्द है फ्रेजाइल, भंगुर, समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली। कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जो जरा से झटके से टूट जाए। जैसे कुरियर में आने वाले कांच के सामान के डिब्बे पर हमेशा लाल अक्षरों में फ्रेजाइल लिखा होता है, जिसका मतलब है कि इसे बहुत सावधानी से उठाया और रखा जाए। इसका रूट फ्रैंगियर है, जिसका मतलब होता है टूटना, जिससे फ्रैक्शन शब्द भी बना है। स्लाइड 11। स्थान और समूह वाले शब्दों का ये सेट वोकैबुलरी के लिए बहुत खास है। 161 है ग्राफिटी, दीवार चित्रण, राइटिंग और ड्राइंग्स स्क्रिबल्ड ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। सार्वजनिक स्थानों पर, मेट्रो के पिलर्स पर या रेलवे स्टेशन की दीवारों पर स्प्रे पेंट से जो चित्रकारी या कलाकारी की जाती है उसे ग्राफिटी कहते हैं। 162 है हैंगर, विमानशाला, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। यहाँ स्पेलिंग का एक बहुत बड़ा धोखा होता है क्लास। ये हैंगर HANGAR है, जो एक विशाल शेड या इमारत होती है जहां हवाई जहाज़ों को रिपेयरिंग के लिए या सुरक्षित रखने के लिए खड़ा किया जाता है। परीक्षा में ऑप्शंस में कपड़े टांगने वाला हैंगर HANGR भी दिया जाता है। इस A और E के फर्क को हमेशा याद रखना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। 163वां शब्द है हॉर्ड, भीड़, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब खाना बदोश लोगों का या आक्रमणकारियों का एक बहुत बड़ा झुंड एक साथ आगे बढ़ता है तो उसे होर्ड कहते हैं। इतिहास में चंगेज खान की सेना के लिए इस शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ है। 164 है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। यह एग्रीकल्चर यानी कृषि से अलग है। हॉर्टिकल्चर विशेष रूप से बागीचे के पौधों, सजावटी फूलों और सब्जियों को वैज्ञानिक तरीके से उगाने का अध्ययन है। स्लाइड 12। स्थितियों और स्थानों से जुड़ी अगली स्लाइड पर आते हैं। 165 है हच, छोटे जानवरों के रहने का घर, अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। लकड़ी और जाली से बना वो विशेष प्रकार का बक्सा या पिंजरा जिसमें खरगोश जैसे छोटे पालतू जानवरों को रखा जाता है। 166 है इनएक्सेसिबल, दुर्गम, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। देखिए, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इन लगने से ये नकारात्मक हो जाता है। कोई ऐसा पहाड़ या जंगल जहां इंसानों का पहुंचना असंभव या बेहद खतरनाक हो, वो जगह इनएक्सेसिबल कहलाती है। 167वां शब्द है इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। इसे वित्तीय संदर्भ में समझना जरूरी है। बिल्कुल। सॉल्व का एक पुराना अर्थ होता था कर्ज चुकाना या बंधन ढीला करना। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति या कंपनी है जिसके पास अपने बैंक लोन या कर्जदारों को चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसा या संपत्ति नहीं बची है। अदालत कानूनी तौर पर उसे दिवालिया घोषित कर देती है। हाँ। 168 है मार्टियर, शहीद, समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ। वो व्यक्ति जो अपने देश, धर्म या किसी महान विश्वास की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। स्लाइड 13। जीवन चक्र और ज्योमेट्री के शब्दों का ये मिश्रण बहुत रोचक है। क्लास 169 है माइग्रेंट, प्रवासी, अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर। जो व्यक्ति रोजगार, काम या बेहतर जीवन की तलाश में अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरे शहर या देश में जाकर बसता है। 170 है मॉर्चुअरी, शवाग्रह, अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बेरियल और क्रिमेशन। इस शब्द में रूट वर्ड्स का एक बहुत शक्तिशाली नियम काम कर रहा है। लैटिन में मॉर्ट का सीधा संबंध मृत्यु यानी डेथ से है। इसी से मॉर्टल यानी नश्वर और इमॉर्टल अमर शब्द बने हैं। तो मॉर्चुअरी अस्पताल का वो ठंडा कमरा या स्थान है जहां पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार से पहले शवों को सुरक्षित रखा जाता है। मॉर्ट रूट देखते ही मृत्यु से जुड़ा विकल्प चुन लेना चाहिए। 771वां शब्द है नेमसेक, हम नाम, अ पर्सन अ थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। जब दो अलग अलग लोगों का नाम बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसे अगर किसी का नाम भी राहुल है और उसके दोस्त का नाम भी राहुल है, तो वे एक दूसरे के नेमसेक कहलाएंगे। और 172 है ऑक्टोगॉन, अष्टभुज, अ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। ग्रीक रूट ऑक्टा का अर्थ ही 8 होता है और गोनिया का अर्थ कोण होता है। जिस ज्यामितीय आकृति में 8 भुजाएं और 8 कोण हों, जैसे कि ट्रैफिक का स्टॉप साइन, वो ऑक्टागॉन है।
स्लाइड 14। क्लास। अब सिद्धांतों और विशेषताओं वाले शब्दों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन सामने है। 173 है ओमनिवरस, सर्वभक्षक, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, जो जीव अपने आहार में मांस और पेड़ पौधों दोनों का सेवन करता है, जैसे कि इंसान या भालू। खा ले, वो ओमनिवोरस है। इसी तरह 174 है ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर, डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स। ऑर्थो का मतलब होता है सीधा करना या सही करना। पुराने जमाने में जो डॉक्टर बच्चों की टेढ़ी रीढ़ की हड्डियों को सीधा करने का काम करते थे, उन्हें यह नाम दिया गया था। आज ये हड्डियों और जोड़ों के हर डॉक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। 175 है पैसिफिस्ट, शांतिवादी, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ये दृढ़ विश्वास है कि युद्ध और सैन्य बल का प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसका रूट वर्ड लैटिन का पैक्स है, जिसका अर्थ होता है शांति या पीस। जो शांति स्थापित करना चाहता है वो पैसिफिस्ट है। और 176 है पैंथिज्म, सर्वेश्वरवाद, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। ये एक दार्शनिक मान्यता है कि ईश्वर कोई अलग इंसान जैसा रूप नहीं है, बल्कि प्रकृति, ब्रह्मांड और कण कण में भगवान का वास है। यहाँ पैन रूट वर्ड है, जिसका अर्थ सभी होता है, और थियोस का अर्थ भगवान होता है। स्लाइड 15। क्लास, अब इस विषय की अंतिम स्लाइड पर चर्चा की जाएगी। 177 है फिलिस्टीन, अशिक्षित या कला शून्य, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, ऐसा व्यक्ति जिसे साहित्य, शास्त्रीय संगीत, कला या उच्च संस्कृति की ना तो समझ होती है और ना ही वो इसका सम्मान करता है। 178 है प्रेडेटर, परजीवी या हिंसक जानवर, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। ये शब्द प्रोइडा से आया है, जिसका अर्थ है लूट या शिकार। जंगल में जो जानवर दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है, जैसे शेर या चीता, उसे प्रेडेटर कहते हैं। 179 है रेक्लूस, वैलागी, अ पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, एक ऐसा इंसान जो समाज, भीड़भाड़ और दुनियादारी से पूरी तरह कटकर किसी एकांत जगह पर अकेला जीवन बिताने का फैसला करता है। और आज के इस सेशन का आखिरी शब्द है 180 रेटिसेंट, अल्पभाषी, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। क्लास, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका व्यावहारिक जीवन के उदाहरण हैं। हाँ, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है। बिल्कुल, हर परिवार या दोस्तों के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो स्वभाव से बहुत शर्मीला होता है, अपनी भावनाएं जल्दी जाहिर नहीं करता और बहुत नाप-तौल कर कम बोलता है। ऐसे ही रिजर्व्ड इंसान को अंग्रेजी में रेटिसेंट कहा जाता है। हमारी सूची का 181वां शब्द है सैंक्चुरी, यानी अभयारण्य। हाँ, सैंक्चुरी। अक्सर भूगोल या पर्यावरण की किताबों में हमने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पक्षियों और जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में पूरी सुरक्षा दी जाती है और शिकार करने पर सख्त पाबंदी होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षा में प्रश्न सीधे तौर पर एक ऐसे प्रोटेक्टेड प्लेस के बारे में पूछता है जो बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए हो। हाँ, यही कीवर्ड्स होते हैं। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। लेकिन चिड़ियाघर में जानवर पिंजरे में होते हैं, जबकि सैंक्चुरी में वे एक बड़े संरक्षित क्षेत्र में आजाद घूमते हैं। जब भी प्रश्न में सुरक्षा या प्रोटेक्शन का भाव हो तो सही उत्तर सैंक्चुरी ही होगा। बहुत बढ़िया पॉइंट। इसके अलावा पुराने समय में सैंक्चुरी का मतलब एक पवित्र स्थान भी होता था, जहां कोई अपराधी भी छिप जाए तो उसे पकड़ा नहीं जाता था। मतलब उसे सुरक्षा मिल जाती थी। जी बिल्कुल। ये सुरक्षा वाला पहलू वाकई दिलचस्प है। चलो अब 182वें शब्द की ओर रुख करते हैं, जो है सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। ये तो बहुत सुना हुआ शब्द है। हाँ, भारतीय राजनीति और समाचारों में यह शब्द रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुका है। इसका सीधा सा मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जिसका धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों से कोई सीधा जुड़ाव नहीं होता। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें
तो इसे भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के नजरिए से समझना सबसे सटीक होगा। बिल्कुल। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सेक्युलर राज्य घोषित किया गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि राज्य धर्म के खिलाफ है। हाँ, ये गलतफहमी बहुत होती है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगी। सही कहा। जब परीक्षा में अंग्रेजी के सेक्शन में ये प्रश्न आता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स जैसी पंक्ति लिखी होती है। इस परिभाषा को देखते ही सेक्युलर शब्द को चुनना होता है। राजनीति विज्ञान से लेकर अंग्रेजी के पेपर तक ये शब्द बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं 183वें शब्द पर, जो है सिनेक्योर। सिनेक्योर, हाँ। इसका मतलब होता है आराम की नौकरी। अगर इसे थोड़ा और स्पष्ट किया जाए तो ये एक ऐसा पद है जहां वेतन तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन काम या जिम्मेदारी न के बराबर होती है। इन परीक्षा बनाने वालों का ये एक बहुत पसंदीदा शब्द है। अच्छा, इसका कोई रूट वर्ड भी है क्या? बिल्कुल। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जहां सिने का मतलब होता है बिना और क्योरा का मतलब होता है परवाह या देखभाल। मतलब बिना परवाह के। एकदम सही। यानी एक ऐसा काम जहां आपको कोई परवाह या चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, ये तो याद रखने में बहुत आसान हो गया। कई बार बड़े संगठनों या राजनैतिक पदों में ऐसे पद बनाए जाते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं। सभी विद्यार्थियों को इस शब्द को अपनी हाई फ्रीक्वेंसी लिस्ट में पक्का शामिल कर लेना चाहिए। रूट वर्ड से समझना वाकई आसान हो जाता है। चलो अब 184वां शब्द देखते हैं, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। यूनिवर्सल, जी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज पूरी दुनिया में पाई जाती हो या हर जगह लागू होती हो। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की बात करें तो वो पूरी दुनिया में एक ही तरह से काम करता है। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा हम संगीत या मानवीय भावनाओं की बात भी कर सकते हैं। हाँ, भावनाएं तो सब जगह एक जैसी होती हैं। खुशी में मुस्कुराना या दुख में रोना, ये भावनाएं अमेरिका, भारत, जापान हर जगह एक समान है। इसलिए ये यूनिवर्सल हैं। सही बात है। जब प्रश्न पत्र में फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड या बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा हो, तो वह सार्वभौमिकता की ओर ही इशारा कर रहा होता है। इसी के साथ 185वें शब्द पर आते हैं, वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक। वॉलंटियर। कई बार कॉलेज के कार्यक्रमों में या किसी एनजीओ में लोग बिना किसी पैसे या वेतन के अपनी मर्जी से काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही वॉलंटियर कहा जाता है, जो अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं दें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है फ्री विल, यानी अपनी स्वतंत्र इच्छा। हाँ, जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति किसी दबाव में या पैसों के लिए काम कर रहा है तो वो वॉलंटियर नहीं हो सकता। एकदम सही। परीक्षा में जब ये OWS पूछा जाता है तो वाक्य में ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल जरूर शामिल होता है। जी। इसी फ्री विल शब्द को पकड़कर छात्रों को अपना सही उत्तर चुनना होता है। जी। यह समाज सेवा से जुड़ा एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है हमारे 186वें शब्द के साथ, जो है रीत यानी पुष्पांजलि। रीत। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि फूलों का जिक्र आते ही दिमाग में बुके की तस्वीर बन जाती है, लेकिन रीत एक बहुत ही अलग तरह की चीज है। बिल्कुल। यह फूलों और पत्तियों से बना एक सजावटी गोल घेरा या रिंग होता है। ये अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बुके हम खुशी के मौकों पे देते हैं, जैसे शादी या जन्मदिन पर। हाँ, लेकिन रीत का इस्तेमाल अक्सर बहुत ही गंभीर या सम्मानजनक मौकों पर होता है। उदाहरण के लिए जब इंडिया गेट पर या किसी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है तो वहां जो गोल आकार का फूलों का चक्र रखा जाता है उसे रीत कहते हैं। अच्छा, अंत्येष्टि या फ्यूनरल के समय भी तो इसका इस्तेमाल होता है ना? एकदम सही कहा आपने। परीक्षा में जब अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स पूछा जाए तो रिंग शब्द पर ध्यान देना है, क्योंकि बुके गोल रिंग के आकार का नहीं होता। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी फर्क है। अब 187वें शब्द की बात करते हैं, एबेटवा, जिसका अर्थ कसाई खाना है। एबेटवा ये वो जगह है जहां जानवरों को खाने के उद्देश्य से काटा जाता है। आम बोलचाल में इसके लिए स्लॉटर हाउस शब्द ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन परीक्षाओं में ये खास शब्द क्यों पूछा जाता है? इसका बड़ा सीधा सा कारण है। एबेटवा एक बहुत ही औपचारिक और तकनीकी शब्द है जो मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेजी में आया है। अच्छा, फ्रांसीसी मूल का है। जी। प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि उम्मीदवार की शब्दावली कितनी विस्तृत और औपचारिक है। बिल्कुल। आधिकारिक दस्तावेजों या कानूनी भाषा में स्लॉटर हाउस की जगह अक्सर एबेटवाई का ही प्रयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शब्द की स्पेलिंग करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स वाले प्रश्नों में भी कई बार पूछी जाती है। हाँ, इसकी स्पेलिंग ABATTOIR
थोड़ी मुश्किल तो है। बिल्कुल, इसलिए इसकी वर्तनी पर सभी विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्तनी की बात को सभी छात्रों को जरूर नोट कर लेना चाहिए। 188वां शब्द है एबोलिश। एबोलिश। इसका अर्थ है कि किसी पुराने रिवाज, प्रथा या स्थापित नियम का आधिकारिक रूप से अंत कर देना। अंत कर देना, हाँ। अगर हम इतिहास की किताबें पलटें तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हो या अब्राहम लिंकन द्वारा गुलामी प्रथा को खत्म करना हो, ये सभी एबोलिश करने के सटीक उदाहरण हैं। यह शब्द किसी भी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का भाव देता है। हम किसी मीटिंग या किसी छोटे मोटे कार्यक्रम को अबॉलिश नहीं करते, हम उसे रद्द या कैंसिल करते हैं। ये बहुत अच्छा अंतर बताया आपने। एबॉलिश शब्द का इस्तेमाल हमेशा बड़े स्तर की प्रथाओं, कानूनों या लंबे समय से चले आ रहे सिस्टम के लिए होता है। सही है। जब परीक्षा में फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन पूछा जाता है तो इंस्टीट्यूशन या सिस्टम जैसे शब्दों से ये साफ हो जाता है कि उत्तर एबॉलिश ही होगा। इतिहास के उदाहरणों से इसे समझना बहुत आसान हो गया। 189वां शब्द भी इतिहास और भूगोल से ही जुड़ा है। एबोरिजिन्स, यानी किसी देश के मूल निवासी। एबोरिजिन्स ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी क्षेत्र में सबसे पहले या शुरुआत से रहते आ रहे हैं। What's fascinating here is कि ये शब्द लैटिन भाषा के एब, जिसका मतलब है से, और ओरिजिन, जिसका मतलब है शुरुआत, से मिलकर बना है। शुरुआत से यानी फ्रॉम द बिगिनिंग। एकदम सही, यानी वो लोग जो बिल्कुल शुरुआत से वहां रह रहे हैं। ये शब्द विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के उन जनजातीय समूहों के लिए प्रयोग होता है जो वहां हजारों सालों से निवास कर रहे हैं। बहुत पहले कि वहां बाहर से आकर लोग बसने लगे हैं। जी, परीक्षा में द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स या नेटिव्स ऑफ अ कंट्री के रूप में इसे पूछा जाता है। ओरिजिनल शब्द इसका सबसे बड़ा हिंट है। लैटिन रूट से तो इसका अर्थ एकदम पारदर्शी हो गया। अब 190वें शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो कानूनी शब्दावली से आता है, अक्विट। अक्विट, हाँ। इसका अर्थ है बरी कर देना या दोष मुक्त कर देना। जब अदालत आधिकारिक तौर पर यह फैसला सुनाती है कि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है तो उसे अक्विट किया जाता है। अदालत और कानून से जुड़े शब्द एसएससी और बैंकिंग दोनों में बहुत लोकप्रिय हैं। बिल्कुल आते ही हैं। जब किसी पर मुकदमा चलता है और सबूतों के अभाव में या बेगुनाही साबित होने पर जज उसे रिहा करते हैं तो वो अक्विट होना कहलाता है। इसकी कोई ट्रिक है याद रखने की? हाँ, इसे याद रखने की एक बहुत ही कारगर तकनीक है कि इसे कन्विक्ट शब्द के विपरीत अर्थ या एंटोनिम के रूप में याद किया जाए। कन्विक्ट और अक्विट। जी, कन्विक्ट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना और अक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना। ये विपरीत शब्द वाली तकनीक वाकई काम की है। अब 191वां शब्द हमें सीधा सर्कस के तंबू में ले जाता है। एक्रोबैट, यानी हवाई करतब करने वाला। एक्रोबैट, जी, जो व्यक्ति हवा में, ऊंचाई पर, रस्सियों या झूलों पर शारीरिक संतुलन के हैरत अंगेज कारनामे दिखाता है, उसे एक्रोबैट कहते हैं। यहाँ भी एक बहुत ही शानदार रूट वर्ड काम कर रहा है। अच्छा, वो क्या है? ग्रीक भाषा में एक्रो का मतलब होता है ऊंचाई और बैट का मतलब होता है चलना। तो जो इंसान ऊंचाई पर चलता है या करतब दिखाता है वो एक्रोबैट है। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा सा लॉजिक है। इसी एक्रो रूट से एक्रोफोबिया शब्द भी बनता है, जिसका मतलब होता है ऊंचाई से लगने वाला डर। हाँ, फोबिया यानी डर और एक्रो यानी ऊंचाई। बिल्कुल। परीक्षा में जब वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स लिखा हो तो शारीरिक संतुलन और ऊंचाई का विचार तुरंत दिमाग में आना चाहिए। एक रूट वर्ड से 2 शब्द तैयार हो गए, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब 192वां शब्द आज की पीढ़ी के बहुत करीब है, एस्थेटिक यानी सौंदर्यबोधी। एस्थेटिक आजकल बहुत ट्रेंड में है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक वाइब्स, एस्थेटिक डेकोर या एस्थेटिक फोटोज जैसे शब्दों का चलन बहुत बढ़ गया है। इसका सीधा नाता खूबसूरती और कलात्मक चीजों की सराहना करने से है। सोशल मीडिया ने इस शब्द को फिर से जीवित कर दिया है। मूल रूप से ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो कला और सुंदरता के प्रकृति से जुड़ी है। बिल्कुल। जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो आंखों को सुकून देती है, जिसका रंग रूप और डिजाइन बहुत ही संतुलित और सुंदर होता है, तो हम उसे एस्थेटिक कहते हैं। सही कहा। प्रतियोगिता परीक्षा में इसके लिए कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी वाक्य का प्रयोग होता है। छात्रों को एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी वाले हिस्से पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खूबसूरती की इस बात के बाद 193वें शब्द पर चलते हैं, जो साहित्य की दुनिया से है। एलिटरेशन यानी अनुप्रास अलंकार। एलिटरेशन, हाँ, हिंदी कविताओं में हमने अक्सर सुना है, चंदू के चाचा ने चाहा, जहां च अक्षर बार बार आता है।
जब किसी एक पंक्ति में शब्दों की शुरुआती ध्वनि लगातार दोहराई जाती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी साहित्य में इसके अनगिनत उदाहरण हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध टंग ट्विस्टर है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। हाँ, इसमें एस और एस एच की ध्वनि बार बार आ रही है। बिल्कुल, लेखक और कवि इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी भाषा में एक लय या म्यूजिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए करते हैं। तो एग्जाम में ये कैसे आता है? जब भी परीक्षा में रेपिटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन की बात हो तो वो स्पष्ट रूप से एलिट्रेशन का ही वर्णन कर रहा है। कविताओं के इस लय के बाद 194वें शब्द पर आते हैं, जो है एनेक्डोट यानी लघु कथा। एनेक्डोट। जब भी कोई वक्ता मंच पर आता है या कोई लेखक कोई निबंध लिखता है तो वे अक्सर किसी महान व्यक्ति के जीवन की कोई छोटी, सच्ची और रोचक कहानी सुनाते हैं। ऐसी ही संक्षिप्त कहानियों को एनेक्डोट कहा जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एनेक्डोट किसी परियों की कहानी या काल्पनिक कथा से एकदम अलग होता है। मतलब ये असली होता है। जी, ये हमेशा किसी वास्तविक व्यक्ति या वास्तविक घटना पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य किसी चर्चा को रोचक बनाना या किसी बड़े विचार को एक छोटी सी घटना के जरिए समझाना होता है। तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे? परीक्षा में अ शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन के रूप में ये पूछा जाता है। रियल पर्सन इस परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इन सब का असली मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमें मानव विकास को भी समझना होगा। हमारा 195वां शब्द इसी से जुड़ा है, एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, बिल्कुल। ये इंसानों की उत्पत्ति, उनके विकास, रीति रिवाजों और सभ्यताओं का एक विस्तृत अध्ययन है। ये शब्द रूट वर्ड्स की ताकत को समझने का एक और बेहतरीन मौका है। ग्रीक भाषा में एंथ्रोपोस का अर्थ होता है इंसान और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो इंसान का अध्ययन, इन दोनों को मिलाने से मानव का अध्ययन यानी एंथ्रोपोलॉजी बनता है। बहुत ही लॉजिकल है। अगर सभी विद्यार्थी इस एंथ्रोपोस रूट को अच्छी तरह समझ लें तो वो मिसएंथ्रोप यानी इंसान से नफरत करने वाला, या फिलैंथ्रोपिस्ट यानी इंसान से प्यार और भलाई करने वाला जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ भी आसानी से निकाल सकते हैं। मानव विज्ञान के इस अहम हिस्से के बाद 196वें शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जो है अपार्थाइड यानी रंगभेद। अपार्थाइड ये एक ऐतिहासिक शब्द है। हाँ, ये एक ऐसी नीति है जो लोगों को उनकी नस्ल या रंग के आधार पर अलग अलग बांटती है और भेदभाव करती है। इस शब्द का सीधा संबंध दक्षिण अफ्रीका के इतिहास से है। यह वहां की एक आधिकारिक सरकारी नीति थी जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने दशकों तक संघर्ष किया। जी। अपार्थी शब्द डच या अफ्रीकांश भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है अलग थलग रखना या सेपरेटनेस। अलग रखना, हाँ। जब एक वर्ग को उनके रंग के आधार पर दूसरे वर्ग से अलग बस्तियों में रखा जाए और समान अधिकार न दिए जाएं, तो उस क्रूर व्यवस्था को अपार्थाइड कहते हैं। जब भी प्रश्न में पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस आए तो इसका उत्तर यही होगा। इतिहास के इस गंभीर पन्ने से आगे बढ़ते हुए 197वां शब्द है एपैथी यानी उदासीनता। एपैथी ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां इंसान को किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसके अंदर कोई उत्साह या भावना नहीं बचती। इस शब्द को भी हम रूट वर्ड से बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं। पैथी का अर्थ होता है भावना या महसूस करना, जैसे सिंपैथी में होता है। अच्छा। जब इसके आगे ए लग जाता है जिसका अर्थ होता है नहीं या बिना, तो इसका अर्थ बनता है बिना किसी भावना के। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति आसपास चल रही घटनाओं के प्रति एकदम सुन्न या उदासीन हो जाए तो वो एपैथी की स्थिति में होता है। ये तो एग्जाम में बहुत आता है ना? बिल्कुल। परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखें तो यह शब्द हाई फ्रीक्वेंसी लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है। इसे तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना चाहिए। हाँ, उदासीनता तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। 198वां शब्द है अप्रेंटिस यानी शिक्षार्थी। अप्रेंटिस जी, ये वो व्यक्ति होता है जो किसी अनुभवी उस्ताद या विशेषज्ञ के साथ काम करता है ताकि वो कोई खास हुनर या पेशा सीख सके। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो युवा आईटीआई से निकलते हैं वे अक्सर किसी बड़ी कंपनी में या किसी सीनियर मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन के नीचे काम सीखते हैं। हाँ, ट्रेनिंग लेते हैं। इस दौरान में काम भी करते हैं और साथ ही उस काम की बारीकियां भी सीखते हैं। इस सीखने की अवधि को अप्रेंटिसशिप कहा जाता है
और उस व्यक्ति को अप्रेंटिस। सही बात। परीक्षा में अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड के रूप में ये सामने आता है। यहाँ लर्न अ ट्रेड सबसे अहम कीवर्ड है। अब हम 199वें शब्द पर पहुंच गए हैं, जो है आर्बिट्रेटर यानी पंच या माध्यस्थ। आर्बिट्रेटर, हाँ। कई बार जब दो पक्षों या कंपनियों के बीच कोई बड़ा विवाद हो जाता है तो वे कोर्ट के लंबे और खर्चीले चक्कर से बचने के लिए किसी निष्पक्ष व्यक्ति को अपना मामला सुलझाने के लिए सौंप देते हैं। उस नियुक्त किए गए व्यक्ति को आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक व्यवस्था है। इसे हम गांव के सरपंच या किसी ऐसे समझदार व्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं जिसकी बात दोनों पक्ष मानते हो। बिल्कुल, जो बिचौलिया हो। यह व्यक्ति जज की तरह ही फैसला सुनाता है, लेकिन यह प्रक्रिया कोर्ट के बाहर होती है। परीक्षा में यह बहुत स्पष्ट रूप से अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट के रूप में पूछा जाता है। रिजॉल्व अ डिस्प्यूट इस शब्द की मुख्य पहचान है। और अब हम आ गए हैं इस सेट के आखिरी यानी 200वें शब्द पर, आर्टिकुलेट यानी सुस्पष्ट। आर्टिकुलेट, इसका अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों में बहुत ही साफ और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने में कुशल होना। ये शब्द केवल लिखित परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके बाद होने वाले इंटरव्यू और असल जिंदगी के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। एकदम सही बात है। एक उम्मीदवार के पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने विचारों को इंटरव्यू पैनल के सामने आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, यानी स्पष्ट रूप से बोलकर समझा नहीं पाता, तो उस ज्ञान का पूरा फायदा नहीं मिलता। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत ही सलीके और स्पष्टता से रखता है, उसे आर्टिकुलेट कहा जाता है। परीक्षा में गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली के रूप में इस शब्द की पहचान करनी होती है। ये तो जीवन में सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र भी है। इसी के साथ हमने 200 तक के शब्दों की इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल। हैं। रिवीजन ही वो सीढ़ी है जो इस पूरी चर्चा को परीक्षा के अंकों में बदलेगी। हमने शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके पीछे के रूट वर्ड्स और कहानियों को समझा है। अब बस इनका नियमित अभ्यास जरूरी है। बिल्कुल। अब हमारा सेट 181 से 200 पूरी तरह से लॉक्ड हो गया है। सभी विद्यार्थी इन 20 शब्दों का एक मानसिक स्नैपशॉट ले लें और अपने नोट्स को दोहराएं। एकदम। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। नेक्स्ट सेट 200, 120 कमिंग सून। हम बहुत जल्द अगली सूची के साथ लौटेंगे। इससे एक जरूरी सवाल उठता है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। वो क्या? अगर हम अंग्रेजी के शब्दों को बिना उनका संदर्भ समझे सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति एपैथी यानी उदासीनता आने लगती है। सही कहा। लेकिन जब हम इन शब्दों की जड़ों को, इनके इतिहास को और असली जिंदगी के उदाहरणों को समझते हैं, तो हमारी अपनी भाषा कितनी ज्यादा आर्टिकुलेट यानी सुस्पष्ट हो जाती है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। सभी विद्यार्थी इस बात पर जरूर विचार करें कि आज जो 20 शब्द हमने डिस्कस किए हैं, उनमें से किस शब्द का इस्तेमाल में अपने दैनिक जीवन और अपनी बातचीत में सबसे ज्यादा कर सकते हैं। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमारे व्यवहार में झलकने लगे। इस बेहतरीन चर्चा के लिए और इन शब्दों की गहराई में ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।